हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी हस्ती शख्सियत, कर्नल धनीराम शांडिल, या यूं कहूं कि डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। इस समय इनके पास जहां बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है वो है, उसके साथ साथ सैनिक कल्याण का जिम्मा भी इनके साथ है। वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में कर्नल शांडिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता का विभाग देखते हैं। कर्नल साहब, ईटीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप संपादक कर रहे हैं इतने अच्छे चैनल का जो हमारे ईटीवी, जिसका नाम है पूरे हिमाचल और पूरे भारत में। कर्नल साहब, मैं बहुत अरसे से आपको जानता हूँ। आप सेना में थे, फिर राजनीति में आए, 2 बार आप मेंबर पार्लियामेंट रहे, शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे आप संसद में, लोकसभा में, और इस समय आप सोलन से विधायक हैं, उसके बाद फिर मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ी संस्था होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC जिसको कहते हैं, उसके भी आप सदस्य रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम है राजनीति में, इस तरह से कांग्रेस की राजनीति में। कर्नल साहब, एक चीज़ बताइए कि सेना, फिर राजनीति, और ये जो सफ़र है आपका, ये कैसे शुरू हुआ? बचपन कैसे गुजरा? कैसे पढ़ाई शुरू की? किस परिवार से आपका ताल्लुक़ रहा? ज़रा बताइए। डॉक्टर साहब, हमारे इसी पूरे हिमाचल में शिमला जो था वो एक ही जिला था, अब सोलन बना है। जिस वक्त मेरा जन्म हुआ तो ये एक शिमला का ही क्षेत्र था और पंजाब पूरा इलाका कहलाता था। एक आम कृषकों के परिवार में जन्म लेने के बाद हम गांव के संदर्भ को अच्छी तरह जानते थे, और वहीं पे एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल ममलीग, जहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है शिमला से हमारे वहाँ पे शिक्षा आरंभ हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे गुरुदेव जो महंत ईश्वरदास जी या शास्त्री देवीराम शर्मा जी, जो बाद में क्वार के अभी एक पिछले साल ही निधन हुआ है, इन सब गुरु लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरे जीवन को बनाने में, क्योंकि इतनी अच्छी उस वक्त माली हालत नहीं हुआ करती कि सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते, तालीम ले सकें। फिर भी मैं समझता हूँ एक शिक्षा मिली और धीरे धीरे गवर्नमेंट हाई स्कूल सुबातू तक भी पहुँचे, जहाँ शास्त्री धरणीधर जी जो एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे और मैं समझता हूँ जीवन में एक बड़े उत्कृष्ट चिंतन के धनी भी थे। उन्होंने हमें पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, और वहीं पे मुझे गोरखा सेंटर जो 14 GTC आज कहलाता है, वहाँ पे खेलने का मौका मिला। सेंटर है, एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ खेलने का मौका मिला और सेना को नज़दीक से देखने का मौका मिला। उनका इंस्पिरेशन रही, मतलब वही लगभग 55, 56, 57। तो थोड़ा सा इन गुरुदेवों की और अच्छे माता पिता के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और वहाँ से फर्स्ट डिवीज़न जिनको बच्चों को होती तो DAV कॉलेज अम्बाला में वही जाते थे जो फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी हों, और हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर भी अच्छा रहा। मैं नेशनल कैडेट कोर में स्वयं एक अंडर ऑफिसर के नियुक्ति मुझे चुना गया, थोड़ा हृष्ट पुष्ट होने के नाते और यहाँ प्राकृतिक सराउंडिंग में रहने की वजह से शरीर ठीक रहा। और वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर भी बहुत अच्छा वातावरण था। मैं समझता हूँ वहाँ के और सुबातू स्कूल की जो मेरी शिक्षा थी उसने मुझे सेना के लिए तैयार किया। कमीशन कब का है आपका? मेरा 1962 का है। 1962 चाइना, हाँ, हम चाइना के युद्ध में सीधे ही भेजे गए थे। अरे जो चाइना का युद्ध आपका हमारी, मैं समझता हूँ जो शुगर सेक्टर और जो ये दूसरा सीमा जिसे हम मध्य क्षेत्र कहते हैं, मिडिल सेक्टर, उसमें हुआ। और उसके बाद एक अच्छा काम करने के बाद हमारी होटलन जो थी 8 डोगरा, उसको राष्ट्रपति भवन में काम करने का मौका भी मिला। हार्डली 2.5 या 3 साल की सर्विस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट भी थे और वो एक फिलोसोफर भी थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ पे हमारी अंगरक्षक के रूप में हमें ड्यूटी मिली, तैनाती हुई थी, और उसके बाद सफ़र हुआ शुरू अपने सेना का, चलते रहे। 1996 में आप
सेना से 1996 तक का सफ़र मेरा 1962-96 का है। 1996 में मैंने सेवा से निवृत्त हो गया। यहीं की जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, यहाँ पे मेरी आखिरी पोस्टिंग थी शिमला जो में है। ये शिमला में। और इससे पहले अच्छी अच्छी जगहें देखें भी मिली, कुछ संघर्ष में जीवन भी मिले। और फिर ये राजनीति का ये कैसे करवट हुई? सचमुच में 1996 में जब हम आ गए थे तो उसके बाद डॉक्टर रणजीत सिंह दयाल जो मेरे पहले आर्मी कमांडर थे, उन्होंने उत्साहित किया कि कर्नल साहब अब आप सेना से निवृत्त हो गए हो, अगर आपको मौका दिया जाए राजनेता बनने का तो आपको कैसा लगेगा। मैंने कहा भाई सचमुच में तो बात ये भी थी कि मेरी जीवन संगिनी भी उसी वर्ष मतलब 96 और 99 के बीच में काफ़ी ग्रस्त रहे और 1999 में उन्होंने भी इस संसार से यात्रा अपने स्वर्गलोक को कर ली। तो मेरे पास समय भी था और जनरल रणजीत सिंह दयाल जो आर्मी कमांडर आज स्वयं नहीं है दुनिया में, उन्होंने मुझे से इस प्रकार की राजनीति की प्रेरित किया और मैं पहला इलेक्शन मेंबर पार्लियामेंट का लड़ा शिमला क्षेत्र से और लोगों के आशीर्वाद से मुझे चुना गया। मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मुझे स्वर्णिम अवसर मिला जिससे कि मैं लोगों की सेवा कर सका। एक पैदल सेना का अफसर होने के नाते चलने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, जॉब भी नहीं होती और मैं सारे क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवा दे सका, सिरमौर, सोलन और शिमला जैसे 3 बड़ी बड़ी तहसीलों में। इस प्रकार से इन लोगों की, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र में आया और संसद में बहुत अच्छा लगा कि वहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो विद्वान हैं, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनके आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि सेना में बिल्कुल डिसिप्लिन होता है और राजनीति में थोड़ा ऐसे ही चलता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। अटपटा तो जरूर लगा और शुरू में मुझे ऐसे भी लगा कि किस प्रकार से हम ये बिठा पाएंगे, तो धीरे धीरे समझौता होता गया। अनुशासन तो मैं आज भी उतना ही रखता हूँ जितना मैंने एक सेकंड लेफ्टिनेंट होके किया या आज कर्नल बन के किया। मैंने देखा आज आप इंटरव्यू के लिए वेल इन टाइम थे। ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम। तो ये कुछ अनुशासन ऐसा रहा और वो बैठता रहा। मैं एडजस्ट करते करते इतना एडजस्ट कर गया हूँ कि भाई अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि राजनीति में भी अनुशासन आना ही चाहिए और धीरे धीरे आ भी जाएगा। जैसे हमारे युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं, इन्हें धीरे धीरे सिखाएंगे तो ये भी काम करना सीखेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और कर्नल शांडिल से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक मिनिस्टर केंद्र सरकार का कुछ बोल रहा है, दूसरा विरोधाभासी बयान दे रहा है और होड़ लगी हुई है श्रेय देवी की। ये क्या सही है? मैं समझता हूँ ना सेना के हित में है ना देश के हित में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल साहब गार्डन की वॉक हो गई, नई जिंदगी की बात हो गई, अब हम नाश्ते के टेबल पे हैं। आप डोगरा ऑफिसर रहे, हिमाचल वीरों की भूमि है। कौन सा ऐसा परिवार होगा जिसका बेटा सेना के किसी अंग में नहीं होगा? हिमाचल प्रदेश को इस पर गर्व भी है। आप जानते ही हैं कि हाल ही में मणिपुर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें 18 जवानों ने अपनी शहादत दी और उनमें से 7 हमारे हिमाचल प्रदेश से ही थे। आप बॉडीज़ लेने भी गए थे, आपके मिशन में भी कई जगह गए थे। आप इस हमले को और उसके बाद हमारी सेना की जवाबी कार्रवाई को कैसे लेते हैं? वाक़या तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ क्योंकि ये उसी रेजिमेंट के साथ हुआ जो पहले भी बड़ी मैं समझता हूँ समर भूमि में बड़ा अच्छा अपना परिचय दिया है और मैं स्वयं डोगरा अफसर होने के नाते उस रेजिमेंट के साथ ऐसा होना मुझे स्वयं बहुत दुख हुआ। तो जैसे आपने कहा ये वीरों की भूमि है और अपना काम करते हुए मैं समझता हूँ वीर गति को प्राप्त होना और माँ भारती के आशीर्वाद से बच्चों का इस प्रकार से स्वर्ग में स्वर्गवास होना अपने में मैं समझता हूँ बड़ी श्रेय की बात है। परंतु इस संदर्भ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा प्रचार से बचना चाहिए और ये सेना के विभाग का ही काम है। आपने देखा ना कि एक मिनिस्टर केंद्र सरकार का कुछ बोल रहा है, दूसरा विरोधाभासी बयान दे रहा है
और होड़ लगी हुई है श्रेय लेने की, ये क्या सही है? कार्रवाई तो लाजमी थी, सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन क्या इस तरह की बात होनी चाहिए थी? या मैं समझता हूँ ना सेना के हित में है, ना देश के हित में, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की टिप्पणियाँ या बयान ब्याजियाँ किसी भी लेवल पर नहीं करनी चाहिए। और विशेषकर हमारे अपने देश के लोगों को दूसरे देश के, म्यांमार एक मित्र देश है, कहा जा रहा है कि अंदर घुसे, कोई कह रहा है नहीं साहब ने अंदर नहीं घुसे वहीं। तो ये सेना को किस नज़रिए से, केंद्र सरकार को किस नज़रिए से इससे निपटना चाहिए था, या अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए था? मैं समझता हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा सेना के विभाग की जो बातें हैं वो सेना का विभाग बड़े दक्षता से इसे करता है और बड़ी क्षमता से करता है, तो इसमें किसी की भी टिप्पणी होना, इस मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में उचित हैं। और चाहे वो मुशर्रफ साहब ने जो ये बयानबाजी की है, हाँ ये कोई शब बारात के लिए बम नहीं रखे, तो क्या हिंदुस्तान को डराना चाहते हैं कि डर गए हैं? उनके अपने पद की गरिमा मैं समझता हूँ को रखते हुए और ध्यान में रखते और उनकी सैन्य जनरल होने के नाते इस प्रकार की टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता। आणविक राष्ट्र है, मैं समझता हूँ उन्हें, मैं समझता हूँ ये भभकियाँ देकर और कर ये किसी भी प्रकार की इस प्रकार की, मैं समझता हूँ हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको लगता है कि मैसेज तो जाना चाहिए था सेना के मोराल के लिए, देश के मोराल के लिए मैसेज तो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हुआ है सब, और मैसेज जिस प्रकार से गया है वो ठीक ही है, परंतु इसके बारे में टिप्पणी होना अनिवार्य नहीं है। मैं समझता हूँ उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और देश के हित में, क्योंकि सेना की क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उस क्षमता को प्रचार प्रसार की बजाय मैं समझता हूँ सेना के एक्शन ही करना चाहिए। हाँ तक छोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कसम, आप CWC में रहते हुए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहते हुए, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सीमाई क्षेत्र जो हैं, चाइना के साथ लगते हैं, तिब्बत के साथ लगते हैं और म्यांमार के साथ लगते हैं, उनके प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के। तो आपने स्टडी किया होगा उस इंसर्जेंसी, आतंकवाद कैसे, क्या है सब वहाँ, क्यों? एक्चुअली ये बहुत प्रयास भी हो रहे हैं सरकार के बहुत वर्षों से इस दिशा में, और प्रयास भी बड़े सराहनीय हुए हैं कि हम उनको मेन स्ट्रीम पे लाएं और वहाँ के खासकर युवक युवतियाँ अपने देश के रचनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभाएं। फिर भी पड़ोसी राज्यों का या पड़ोसी देशों का कुछ एक ऐसा नज़रिया रहता है कि किस प्रकार से हम डिस्टर्ब करें सेना की कार्यप्रणाली को, यहाँ की शांति को, और ख़ासकर जो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे इसमें ये कापलांग का एक ग्रुप जो है NSCN का, जो नागालैंड का, ये बहुत सालों से सक्रिय रहा है। मैंने स्वयं भी जब मैं तो लगता है आपको तभी प्रभारी वहाँ का बनाया गया क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो सेना का था। हाँ, मैंने अपने बहुत से वर्ष वहाँ गुजारे हैं और 3-4 टेन्योर उस क्षेत्र में किए हैं। नागालैंड, आपका विशेषकर मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान में भी मैं रहा हूँ। तो मैंने अपना शोध कार्य भी उसी क्षेत्र में किया। मैंने हाँ उसी क्षेत्र में किया और ट्राइबल्स पे ही किया था, उनके लाइफ स्टाइल पे और ख़ासकर बोधों की समस्या पे अपना जो मेरा शोध कार्य था। तो वो एक बड़ा संवेदनशील इलाका है और हमें हमेशा प्रयासरत रहना होगा कि वहाँ के युवक युवतियों को अपने साथ जोड़ें और जुड़ भी रहे हैं। और बड़े ही मैं समझता हूँ अच्छे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, बहुत देश के प्रति प्रेम है। आप तो हैरान होंगे, अरुणाचल में जिस भी गांव में जाओ वो जय हिंद के सिवाय बात ही नहीं करते, हिंदी उनकी इतनी अच्छी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र ही जो राइट अप टू जो म्यांमार सीमा तक का है, इनमें हमें इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सब जो घटना हुई है इसको एक प्रकार से ऐसे लेना चाहिए कि इस प्रकार की वारदातें होती रहती, परंतु हमें सचेत रहना चाहिए और वहाँ के युवकों को और वहाँ के बच्चों को, खासकर युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। हाँ, मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। खासा, सेना की बात भी हुई, अब तो आप राजनेता हैं, थोड़ी राजनीति की बात कर लें। आप एक दलित नेता हैं, बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक पहुँचे हैं। आपको नहीं लगता कि आप जैसे नेता को भी कभी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए या कहीं और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए? क्या आप संतोष है आपको मौजूदा जिम्मेदारी से, या कुछ आगे बढ़ने की भी बात हो सकती है? मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ जनता का जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम लोगों की सेवा में आएँ। और वैसे तो
कोई भी पद, मैं समझता हूँ जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि ए मैन कैन डिग्निफाई हिज रैंक, नो रैंक कैन डिग्निफाई ए मैन। कोई भी पद संसार में जो मिलता है, मैं समझता हूँ आदमी को उस पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए, उसे सुशोभित करना चाहिए, रादर दैन पदों की दौड़ में भगतना चाहिए। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, जो मुझे मिला है, नेतृत्व ने दिया है और जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने दिया है, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और इसी तरह अपने कर्मभूमि में काम करने की मेरी इच्छा है। बाकी ये पदों की दौड़ तो मैं समझता हूँ निरर्थक होती है, और जो कार्यभार मिलता है उसमें ठीक तरीके से हम सुचारू ढंग से अपना काम कर पाएँ और उसमें ठीक क्षमता के साथ और अपनी योग्यता के साथ और पूरे ध्यान केंद्रित करके सेवा की तरफ चलें, मैं समझता हूँ राजनीति में यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी। और लोगों की बार बार धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये समय दिया कि हम उनकी सेवा कर सकें। यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और कर्नल शांडिल से जानते हैं इनके विभाग के बारे में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बारे में। कई बार ये मामले उठते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिला। कई मामले ऐसे आते हैं कि जैसे आपका नारी सदन है या डेफ एंड डम बच्चों के लिए आपके स्कूल हैं, वहाँ दिक्कतें हैं। ये बड़ा संवेदनशील विषय भी है और समाज के लगभग सभी वर्गों के साथ संबंधित भी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नल साहब, आपने कैसे अपना जीवन शुरू किया, ये बात हमने की। आपके पास एक मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी है, मेरी नज़र में तो बहुत अहम है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सैनिक कल्याण तो है ही है, वो तो बात की बात है। हिमाचल प्रदेश सरकार वृद्धों को, विकलांगों को, डेस्टिट्यूट विमेन, इनको विशेष रूप से पेंशन देती है और सुविधाएं भी देती है, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कई बार ये मामले उठते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिला। कई मामले ऐसे आते हैं कि जैसे आपका नारी सदन है या डेफ एंड डम बच्चों के लिए आपके स्कूल हैं, वहाँ दिक्कतें हैं। ये क्यों होता है? हमें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से टल रहे हैं क्या, या उनको गंभीरता से नहीं लेते? वो भी समाज का अंग है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही एक मैं समझता हूँ अहम प्रश्न पूछा है और ये बड़ा संवेदनशील विषय भी है और समाज के लगभग सभी वर्गों के साथ संबंधित भी है। वीरभद्र सरकार बड़ा प्रयासरत है इस ओर कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो मैं समझता हूँ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से बढ़ा दी गई है और अब तो इस वाले बजट भाषण में हमारी 1100 प्रति माह खासकर वृद्धा पेंशन हो गई है। उसमें आय सीमा कोई नहीं है और ना ही आयु 80 साल की। ये तो मैंने भी कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन शिकायत मिलती है। जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं, डेफ एंड डम्ब होते हैं, आपने देखा होगा कि ये बच्चे ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में बहुत अच्छे निकलते हैं, इवन म्यूज़िक में निकलते हैं। आपके 2 स्कूल हैं, सुंदरनगर में भी, यहाँ शिमला के पास भी है, तो वहाँ म्यूज़िक टीचर नहीं है, ड्राइंग टीचर नहीं होते, तो ये बढ़िया काम वो कर सकते हैं। इसी के टीचर नहीं होंगे, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने देखा है वो। तो इसके लिए कुछ आप क्यों नहीं करते? ये इस ओर बहुत पिछले लगभग 2 सालों से हमारा प्रयास रहा है और आपको मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि इसी आने वाले सत्र में हमारे जो ढली का आश्रम है, जो स्पेशल एबिलिटी के बच्चों, खासकर श्रवण बाधित, नेत्र बाधित और स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, वो बिल्कुल उसी स्तर पे होगा और उसी प्रकार का कार्य जैसे हमारा सुंदरनगर में होगा। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की, मोहम्मद अंसारी जी की पत्नी सलमा अंसारी स्वयं भी इसे देख कर आई और बड़ी खुशी से उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बच्चों ने अच्छा म्यूजिक में काम किया, जबकि उनको सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकते, और उसके बावजूद भी उनको भी हमारी तरह जीने का हक है। हाँ, उनको हम लोग पूरे ब्रेल टीचर भी लगा रहे हैं अब, और उसके लिए हमारी प्रक्रिया जो जितने भी खाली रिक्त पद हैं वो भरे जा रहे हैं। आने वाली हमारी कैबिनेट मीटिंग में ये मुद्दा भी उठने जा रहा है और हम इसको उसी स्तर पर चलाना चाहते हैं जैसा हमारा सुंदरनगर में है, ताकि इसमें पूरी सुविधाएं हो। क्योंकि रेड क्रॉस की बिल्डिंग पूर्व राज्यपाल महोदया ने हमें दे दी थी, उन 8 या 9 कमरे हैं वो भी इसके साथ मिला दिए गए हैं और ये पूरा प्रांगण अब 10+2 का होगा। और आपने ठीक कहा कि कभी कभी
ऐसा लगता है कि अभी दोनों जगह 10वीं तक हैं और बातें हो रही हैं, धूमल गवर्नमेंट में भी अभी भी हो रही थी कि +2 हो जाएगा, वो फिर क्यों देरी होती है? नहीं, अभी तो चूंकि बिल्डिंग के साथ ले ली गई है और अभी आने वाली कैबिनेट में हमारा फैसला होगा और आप शीघ्र इस खबर को देखेंगे कि ये 10+2 का हो जाएगा और यहाँ सारी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। और जहाँ तक रहता है कि कुछ एक सामाजिक क्षेत्रों में कभी पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि हमारा दायरा अभी 35,000 हमने आय सीमा कर दी, तो थोड़ा आय बढ़ा है और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होने के कारण उम्र भी बड़ी है, तो कुछ एक जगहों पे हमारी जो लिस्ट है वो ज़्यादा बड़ी है, तो किसी किसी क्षेत्रों में हो सकता है उनको ना मिले। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके टारगेट्स बढ़ाए जाएं और इसके लिए आवंटन जो केंद्र सरकार से वो थोड़ा ज़्यादा कराया जाए, ताकि इस प्रकार की जो हमारी शिकायतें वो दूर हो। सब गाहे बगाए ये भी शिकायतें आती हैं, अखबारों में भी आता है, चैनल्स पे भी आता है, कुछ समाजसेवी संगठन जो हैं NGOs वो भी बात कर रहे हैं। आखिर उमंग फाउंडेशन की मैं बात करूं, उसी को क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? हाइजीन को लेके, मानवाधिकारियों को लेके क्यों जाना पड़ता है? गवर्नमेंट, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं मैं जानता हूं, लेकिन क्या पूरी सरकार संवेदनशील है क्या? ये बात आपने बड़ी दूसरी बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण पूछी है। हमें इस क्षेत्र में हर काम को छोड़कर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमने ये सुविधाएं अभी की हैं कि मैंने स्वयं हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता हाँ, है, क्यों नहीं सरकार करती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे स्वयं जो इनके प्रधानाचार्य हैं IGMC से बात करनी पड़ी कि हमें डॉक्टर नियमित रूप से मिलें, खासकर जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं। हाँ, नारी सेवा सदन जिसमें हाँ, वो विशेष रूप से ध्यान देंगे और अगर यहाँ पे किसी नर्सिंग की भी जरूरत पड़ी वो भी वो देंगे। और बात आपकी दुरुस्त है, कुछ एक शिकायतें पिछली बारों में आई, मैं स्वयं भी वहाँ पे गया था 2-3 बार और अब स्थिति काफ़ी सुधरी है और हमें पूरा इसके बारे में एहसास है कि इस और हमारी सरकार का और ज़्यादा ये भी शिकायतें आई, मीडिया वाले लोग वहाँ जाना चाहते हैं, नारी सेवा सदन में जाना चाहते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, बच्चों का स्कूल है, वो ब्लाइंड बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। मीडिया की एंट्री बाहर क्यों करवाई जाती है, क्यों नहीं? आपने एक बार इंटरव्यू किया था, मुझे याद है, और यहाँ तक भी हुआ कि विभाग की जो डायरेक्टर थी उन्होंने तो रिपोर्टर गए, कैमरा पर्सन गए नमस्कार करने की, अच्छी स्टोरी करनी है, तो उन्होंने DG को फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ कोई आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे कभी कभी ऐसे आम तौर पे जो बातें हो जाती हैं वो हमारे अधिकारियों को भी नहीं करनी चाहिए और हमें तो बल्कि स्वयं समझता हूँ प्रसन्न होना चाहिए यदि कोई जाकर आपकी कमी बताता है, उस कमी में सुधार होकर उसमें और आगे की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और ऐसे ही निर्देश अभी विभाग को दिए जा चुके हैं कि किसी भी प्रकार का आदमी आपके सदन में जाना चाहता है उसे पूरा अधिकार भी है और ये उसका काम भी है कि हम इस वर्ग के बच्चों की ओर, खासकर नारी सेवा सदन की ओर और ज़्यादा जागरूक हों और इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं। और कोई ऐसे कदम जो सोशल वेलफेयर के तहत आते हैं, सामाजिक कल्याण की तरफ आते हैं, क्या आपकी सरकार या आप विशेष रूप से उठाना चाहते हो या अभी तक नहीं कर पाए, करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने खासकर जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे और जिन लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ एक विशेष योगदान हुआ है, चाहे वो क्रीमी लेयर OBC की हो, चाहे वो मैं समझता हूँ हमारी जो 1 से लेकर और 12वीं तक की पढ़ाई हो, जो कमज़ोर वर्ग के जो खासकर BPL के बच्चे हैं उनको मुफ्त पढ़ाई का पूरा प्रावधान भी है। उनकी वर्दी से लेकर, फीस से लेकर, छात्रावास से लेकर सब प्रकार। शिकायत आ जाती है कि साहब वर्दी नहीं मिल रही, वर्दी को पहले सैंपल फेल हुए थे तो पिछली गवर्नमेंट जब लिए थे कुछ, उसके बाद अब नए वर्दी लोगों को मिल रही, 2 बार वर्दी देने की बात हुई है, तो ये व्यवस्था में कहीं कमी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, प्रशासनिक अमले में कहीं प्रशासनिक दृष्टि से सरकार की नीयत में नहीं और जागरूक होने की जरूरत है कि कभी भी क्वालिटी कंट्रोल पे कोई भी इसमें वो ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो केसेस आते रहते हैं, मैं स्पेशली कहता रहता हूँ कि हमेशा हम लोगों को क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ध्यान देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विभाग हो। परंतु ऐसे बच्चों के लिए ये बात मेरी नज़र में भी आई और मैंने कहा है कि इनमें पूरी क्वालिटी देखी जाएगी और जो चीज़ बच्चों को जानी चाहिए। मैं तो समझता हूँ चाहे वो आंगनवाड़ी का क्षेत्र है, इस वक्त हमारी लगभग 18,500 से भी करीब आंगनवाड़ियाँ काम कर रही हैं, उन बच्चों को पोषक आहार भी दिया जा रहा है। हम आपको लगता है बिल्कुल रेगुलर होता है, नियमित रूप से सब कुछ बच्चों को मिलता है? मिल रहा है, बिकॉज हम ये इंश्योर करते हैं कि जो समितियां हैं, खासकर जो लोकल अधिकारियों की, वो जाकर देखें
और ये राशन भी ठीक तरीके से बने और बंटने के बाद घर भी ठीक तरीके से जाए और बच्चों के लिए जो सुख सुविधाएं जानी चाहिए। बल्कि हमने तो यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा लिटरेचर भी बनाया था, वो छोटा सा बच्चों को बांटा भी है, लगभग 75,000 कॉपी हैं, कि जो हमारी बच्ची, जो हमारी नारी हैं, जब वो प्रसूतावस्था में होती है, उन्हें कैसे इनका कार्यक्रम हो, उनका 9 मास तक किस प्रकार का कार्यक्रम चले, कैसे हमारे वैदिक और धर्म, खासकर हमारे धर्म में जो चिंतन होता है उसका प्रभाव आने वाले शिशु पर पड़ता है। हमने इस बारे में एक अपना बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार किया कि मैं इसकी कॉपी आपको भी दूंगा। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत जागरूक है और इस ओर जो भी कमियां हमारी नज़र में आती है हम करते हैं। खासकर जैसे बेटी है अनमोल जैसा कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को जो जिनका कोई सहारा नहीं होता है, आज जिनका पिताजी नहीं है या किसी प्रकार की कमज़ोरी उस परिवार में, उनको हम 80,000 रुपये का एक FD बना देते हैं जो 18 वर्ष की आयु पे आके दे दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा सहारा मैं समझता हूँ बच्चों को मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में मैं समझता हूँ जागरूक है सरकार हमारी और काम भी अच्छा हो रहा है। मैंने बहुत से क्षेत्रों में स्वयं दौरा किया है और ये आंगनबाड़ियों का काम वाकई ही अच्छा हो रहा है। और इस साल हमारा 200 आंगनबाड़ी बनाने का जो टारगेट और कल साहब आपने ETV से बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।